डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का नेचुरल रिसोर्सेज इन वाइल्ड लाइफ लेक्चर नंबर 3। प्रीवियसली 2 लेक्चर्स के अंदर हमने काफ़ी सारी मैक्सिमम चीज़ें डिस्कस कर ली। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, इंट्रोडक्शन से शुरू करके हमने टाइप ऑफ वेजिटेशन पे, मतलब कल खत्म किया टाइप ऑफ वेजिटेशन, जिसके अंदर हमने ट्रॉपिकल, डिसीडियस, मॉइस्ट, इसके अंदर भी ड्राई, फिर थ्रोन, फिर माउंटेन और इसके अलावा मैनग्रोव फॉरेस्ट हमने देखा। और कल मैंने आपको इसमें से होमवर्क दिया था, होपफुली आप लोगों ने किया होगा, लेकिन कमेंट आपने करके नहीं बताया। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक आता है वो है फॉरेस्ट का कंजर्वेशन। फॉरेस्ट कंजर्वेशन में वी विल केम टू नो, हमें ये पता चलेगा कि फॉरेस्ट को कंजर्व करना, फॉरेस्ट को सेव करना, उनको संरक्षित करना कितना ज़रूरी है। फॉरेस्ट का कंजर्वेशन या फॉरेस्ट को सेव करना, ये अगर आपने शायद क्लासेस, छोटी क्लासेस में ऐसे में भी लिखा होगा, और प्रीवियसली चाहे हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर के अंदर देखें, मिनरल रिसोर्सेज में देखें, तो वहाँ पर हमने हर बार ये वाला टॉपिक कंप्लीट किया है, देखा है ना। इसमें तो कोई दोहराया नहीं है कि तुम जानते हो कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज या फिर वॉट एवर द थिंग्स गिवन बाय द नेचर, जो भी चीज़ें हैं उसका कंजर्वेशन कितना ज़रूरी है और हमें कैसे ये पॉजिटिवली नेगेटिवली अफेक्ट करता है। तो इसको फिर भी एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि फॉरेस्ट का कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है। और स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ इतने डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन, इतने डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज इन फ्लोराज एंड फौनाज इतने मौजूद हैं, उसके अंदर भी फिर हमें कंजर्वेशन अगर हम करते हैं, नहीं करते हैं तो क्या होगा, करते हैं तो क्या होगा, और कितने टाइप की वेजिटेशन है। ऑलरेडी जब हम फैक्ट्स पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में, मैंने इसके बारे में तुम्हें बताया था। ठीक है, तो देखिए क्या है कि हमारे यहाँ पे जो फॉरेस्ट है, हमारा और हमारी लाइफ के साथ में, हमारे एनवायरनमेंट के साथ में इनका काफ़ी एक गहरा रिलेशन है। हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। अब तुम जानते ही हो, फॉरेस्ट नहीं होंगे तो क्या होगा, रेनी सीजन नहीं आएगा, रेन नहीं आएगी हमारे पास में, सॉइल इरोजन होगा, फॉरेस्ट नहीं होंगे। तो कितनी सारी चीज़ें हैं जो बचपन से आप पढ़ते हुए आए हो। और अब अगर मैं इसको वापस से वही चीज़ समझाऊंगा तुम्हें तो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, बट प्रॉब्लम क्या है, ये चीज़ें बार बार आपको दोहराई इसलिए जाती है, बार बार समझाई इसलिए जाती है, क्योंकि जब हमें मौका मिलता है एक्सप्लॉइट करने का तो वी डू दैट, हम करते हैं ऐसा। ठीक है, और जितने बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो शायद, जैसे आप कभी कंस्ट्रक्शन अपने घर का करवाना चाहें, उसके अंदर बहुत पुराने आपके घर के अंदर कोई पेड़ है, तो आप बिना सोचे समझे क्या करेंगे, उस कंस्ट्रक्शन के लिए, मॉडर्न लाइफ के लिए आप सेक्रीफाइस कर देंगे उस ट्री को। ये तो मैं छोटी सी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बहुत सारे फॉरेस्ट को क्लीन किया जाता है फॉर जस्ट हैविंग द कल्टिवेबल लैंड। इसके अलावा बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ जाते हैं, गवर्नमेंट के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आ जाते हैं, तो उसके लिए इन फॉरेस्ट को क्लीन कर दिया जाता है, बट दैट हार्म आवर नेचर, हमारा जो नेचर उसको हार्म करता है। और नो डाउट इससे नुकसान हमें आज नहीं तो कल होने ही वाला है। कंजर्वेशन ऑफ सच फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि अगर हम हमारे मैनकाइंड के बारे में सोचें, इफ़ यू विल थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, तो द फर्स्ट थिंग केम इन टू आवर माइंड दैट हमें फॉरेस्ट तो बचाने पड़ेंगे ही और चाहिए ही। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसी पर्पज़ को लेकर के चल रही है। उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसीज़ दे हैव अडॉप्टेड इन 1952, और इसको मॉडिफाई इन्होंने किया 1988 में। फिर उसके बाद में अकॉर्डिंग टू द न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, गवर्नमेंट ने एम्फेसाइज किया कि हम सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट की ओर बढ़े इन द ऑर्डर टू कंजर्व एंड एक्सपेंड द फॉरेस्ट रिजर्व्स ऑन वन हैंड एंड टू मीट द नीड्स ऑफ लोकल पीपल ऑन द अदर। आप मान के चलें, हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो डिपेंडेंट हैं, ओवरली डिपेंडेंट कहूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि दे आर ओवरली डिपेंडेंट और ओवर द फॉरेस्ट एंड ऑल। तो उससे क्या होता है, एक्सप्लॉटेशन ज़्यादा होता है। हालांकि आज के लोग जो हैं समझदार हो गए हैं, उन्होंने अपने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ लिए हैं, और हालांकि कुछ ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जो अभी भी उन पे ही पूरी तरीके से फोकस्ड हैं, पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं। तो उन लोगों को दिमाग में रखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्मेशंस किए। उन रिफॉर्मेशंस के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि देयर आर ऑल्सो सो मैनी थिंग्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। जैसे अभी लेटेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो उज्ज्वला योजना आपने सुना होगा, गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर के थ्रू जो मतलब एक तरीके से चलाई जा रही गवर्नमेंट है, उसके अंदर गैस सिलेंडर्स दिए जाते हैं। अभी गैस सिलेंडर देने का, और गाँव के अंदर फ्री में और सब्सिडीड अमाउंट के साथ में, मतलब 200-300 रुपये के साथ में। तो ऐसा क्यों, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? उसके पीछे का सबसे बड़ा लॉजिक है कि हमारे यहाँ पर जो मैक्सिमम गांव देहात का एरिया है, वहाँ पर लोग फॉरेस्ट वुड पे डिपेंडेंट है एज अ फ्यूल। ठीक है, वो घर के अंदर आज भी चूल्हा जलाते हैं, उससे दो नुकसान है, एक तो फॉरेस्ट वुड खत्म होती है और एक एनवायरनमेंट को हार्म होता है। ठीक है,
ऐसे भी समझ सकते हो आप कि जब वो जलाते हैं उसको तो काफ़ी धुआं उठता है और धुएं से जो आपका एनवायरनमेंट है वो पोल्यूटेड हो जाता है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इवन उनकी सेहत भी ख़राब होती है, ठीक है। तो ऐसे में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने के लिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी नई जो स्कीम्स हैं वो चलाई है। गैस सिलेंडर दिए जाते हैं सब्सिडी अमाउंट पर, और इस तरह से ही कहीं ना कहीं और जैसे कुछ ऐसे वेजिटेशंस हैं जो अब लगभग ख़त्म होने की कगार पर है, उनके लिए जो रिजर्व्स बना दिए गए हैं दैट नो वन कैन एंटर इन दैट काइंड ऑफ फॉरेस्ट, कि कोई भी इस तरह के फॉरेस्ट में एंटर नहीं कर सकता जहाँ पे कुछ स्पेसिफिकली कुछ टाइप की स्पीशीज़ अवेलेबल है। जैसे आपने रेड सैंडलवुड देखा होगा, रेड वुड देखा होगा, लाल सैंडलवुड या लाल चंदन की लकड़ी के बारे में, वो पुष्पा वाला है ना, तो उन वुड्स के बारे में आप देख रहे हैं तो वो रिजर्व्स में हैं, उसको काटना बिल्कुल एक तरीके से बैन है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे स्पीशीज़ हैं जो कि चल रहे हैं, जिनकी कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डे बाय डे काम कर रही है। और ऐसे ही कुछ पॉलिसीज़ वी हैव अडॉप्टेड, हमने काफ़ी सारी पॉलिसीज़ अडॉप्ट की है। मॉडिफिकेशन हम रेगुलरली करते जा रहे हैं, क्योंकि समय के साथ में जो पहले मेथड्स हमने अडॉप्ट किए थे उनमें भी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि जो चोर होते हैं या कुछ और दूसरे पर्सन होते हैं वो काफ़ी एडवांस हो जाते हैं उस कैटेगरी को लेकर के। सो यहाँ पर हमने बताया कि 1988 के अंदर सच काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन इन फॉरेस्ट पॉलिसी वी हैव सीन। इसके अलावा क्या था इस फॉरेस्ट पॉलिसी का एम, जो मॉडर्न फॉरेस्ट पॉलिसी है उसका एम क्या रखा गया, वी विल डिस्कस इट। देखिए क्या है द फर्स्ट पॉइंट, कि भैया देखो फॉरेस्ट पॉलिसी के एम, जैसे मैंने आपको बताया, तो पहला एम 33% ऑफ द जियोग्राफिकली कवर्ड एरिया विद द फॉरेस्ट मस्ट बी देयर, मतलब लगभग 33% का जो एरिया है जियोग्राफिकली वो कवर होना चाहिए फॉरेस्ट से। पहला एम यही था कि जो फॉरेस्ट पॉलिसी बनी और जो मॉडिफाई की गई 1988 में, इसका पहला एम यही रखा गया कि ज्योग्राफिकली जो एरियाज हैं अप्रॉक्स 33% मस्ट बी कवर विद द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट से कवर्ड होना चाहिए। मतलब उस जगह पर पूरा अगर 100% लैंड एरिया है तो 33% पे तो चाहे हम हमारी कोई भी एक्टिविटी करते हो उसको आप छोड़ दीजिए रेस्ट ऑफ द लैंड के लिए, लेकिन 33% केवल आप फॉरेस्ट के लिए छोड़ें। फॉरेस्ट का मतलब जंगलों के लिए छोड़ दें। 33% लैंड एरिया पे कम से कम आपके जंगल होने चाहिए, पहली चीज़ तो ये। हालांकि अगर मैं आपको इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में समझाऊं तो जो भी फॉरेस्ट होते हैं या कोई भी फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई जाती है तो फॉर श्योर फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए ही है। जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट है उसको बचाने के लिए ही होती है इस तरह की पॉलिसीज़। बट हाँ, क्योंकि हमारा डे बाय डे ये जो परसेंटेज है ये कॉन्टिन्यूसली गिरता जा रहा है, दैट इज वाई इन दैट पॉलिसी वी हैव एम्ड दैट वी विल मेंटेन और ब्रिंग 33% फॉरेस्ट कवर एरिया इन आर इंडिया। सेकेंड पॉइंट कि वी विल ट्राई टू मेंटेन द एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी एंड रीस्टोर द फॉरेस्ट जो हमने खत्म कर दिए हैं। वी विल ट्राई टू मैच और अगेन हैविंग द करेक्ट बैलेंस इन इकोसिस्टम। हम कोशिश ये करेंगे कि हम एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी गेन करें। ऐसा नहीं हो कि पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है या फिर चीज़ें बहुत तेज़ी से हो रही है। किसी भी चीज़ का देखो क्या होता है, अगर आपने खाना नहीं खाया तो भी आप बीमार पड़ेंगे, ज़्यादा खा लेंगे तो भी बीमार पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि इकोलॉजिकल जो बैलेंस है अब उसको मेंटेन आपको करना पड़ेगा। इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब या एनवायरमेंटल जो स्टेबिलिटी है उसका मतलब सिंपल सा है कि आप कोई भी चीज़ जो नीडेड है हमारे एनवायरनमेंट के लिए वो रखें, वो ज़्यादा ना हो ना कम हो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा है कि हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे जो भी चीज़ें हमने, अगर ज़्यादा काटे हैं पेड़ों को तो हम ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि पेड़ काटने पे रोक ही लगा देंगे, उससे तो बहुत सारे लोग डिपेंडेंट है। हमारे यहाँ पर फर्नीचर का काम कैसे होगा, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं वी विल ट्राई टू मैनेज ऑल सच थिंग्स, ठीक है, लेकिन एक करेक्ट बैलेंस के साथ। ऐसा नहीं कि आप एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर रहे हैं तो एक्सप्लॉयटेशन ही हो रहा है, दैट मस्ट नॉट बी। कंजर्वेशन करने की कोशिश करेंगे जो भी हमारा कंट्री का हेरिटेज है, हमारे कंट्री के हेरिटेज यहाँ पर जो बात की जा रही है फॉरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से की जा रही है, उसको हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारे जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या जेनेटिक जो पूल है उसको भी हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। जेनेटिक पूल्स जैसे कई सारे ऐसे एनिमल्स हैं, कई सारे ऐसे स्पीशीज़ हैं जो कॉन्टिन्यूसली ख़त्म होती जा रही हैं। जैसे वैरायटी ऑफ थिंग्स होता है ना,
कुछ ना कुछ वैरायटी अलग अलग चीज़ों में होती है। जैसे राइनोसोरस होता है लेकिन बहुत अंतर है एक वन हॉर्न राइनोसोरस में और राइनोज में, या फिर टू हॉर्न राइनोज में, फिर एक उसमें वाइड स्पीशीज भी आती है। तो सारा का सारा जीन का खेल है। तो ये जो जीन पूल है इसको भी मेंटेन करेंगे, इसकी डाइवर्सिटी को बनाए रखेंगे। हम ये नहीं करेंगे बटरफ्लाई सारी खत्म हो जाएगी, बटरफ्लाई के अंदर कुछ स्पीशीज होते हैं वो जीन्स के कारण ही। तो यहाँ पे जीन पूल्स, बाकी बायोलॉजी वाले आपको अच्छे से बता पाएंगे इसके बारे में, ये मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। और ये जो बायोडाइवर्सिटी है वी विल ट्राई टू मैनेज ऑल्सो सच थिंग्स। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है कई बार सॉइल इरोजन की। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, जो टॉप लेयर होती है सॉइल की वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, और जो टॉप लेयर सॉइल की है वो कई बार फ्लड के कारण, पानी के कारण, हवा के कारण और भी कई फैक्टर्स होते हैं उनके कारण से वो हट जाती है, मतलब वो कहीं ना कहीं बह जाती है, ख़त्म हो जाती है। ऐसे में हम हर बार कोशिश करेंगे कि हम सही तरीके से इन सब चीज़ों को चेक करें कौन से एरिया में इस तरह की चीज़ें हो रही है, और एक्सटेंशंस ऑफ द डेजर्ट लैंड एंड रिडक्शंस ऑफ द फ्लड एरियाज एंड डॉट। ठीक है, हम क्या करेंगे, बार बार सॉइल इरोजन अगर कहीं हो रहा है तो विल ट्राई टू चेक इट आउट। ठीक है, इसके अलावा डेजर्ट लैंड अगर बढ़ती जा रही है, देखो इसको थोड़ा समझाने के लिए आई नीड टू हैव वन मोर स्लाइड। सी, देखो क्या होता है, जैसे इमेजिन कीजिए यहां पर ये एरिया जो है ये पूरा का पूरा डेजर्ट है। ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा डेजर्ट है। ठीक है, मान लेते हैं ये डेजर्टी एरिया है। ठीक है, अब होता क्या है, जब हवा चलती है बेटा तो हवा के साथ में ये जो डेजर्ट है इससे जो मिट्टी होती है वो उड़ने लग जाती है। ठीक है, इससे जो मिट्टी होती है वो उड़ने लग जाती है हवा के साथ। और अगर यहां पर कोई एरिया है जो काफी ग्रीनरी रखे हुए है, अगर यहां पे कोई एरिया है जो काफी ग्रीनरी रखे हुए है, ऐसे में ये जो सॉइल होती है, एरिड सॉइल होती है, ये एरिड सॉइल इस पे जाकर के क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी। ठीक है, ये इस पे जाकर के बैठ जाएगी। तो जिस जिस एरिया पे इस तरह की सॉइल आकर के बैठती है वहां पे वेजिटेशन अफेक्टेड हो जाता है। ऐसे में एक टाइम ऐसा भी आता है कि ये जो मरुस्थल है या ये जो डेजर्ट है, ये अपना जो पेस है वो, या फिर अपना जो एरिया है उसको बढ़ाता जाता है। ठीक है, क्योंकि हवा के साथ ये सारी चीजें मूव करती है, जो मिट्टी होती है वो मूव करती जाती है आगे। ऐसे में हमने क्या किया, हमने इस पॉलिसी के तहत हमने सॉइल इरोजन कहां हो रहा है, ये डेजर्ट लैंड्स कहां पर एक्सटेंशन इसका हो रहा है, या फ्लड्स। अब देखो इसको बता देता हूं। अच्छा ये और सुनो, ये जो प्लेन्स हैं, फ्लड प्लेन्स हैं, इसको आप कैसे रोक सकते हो, या फ्लड्स को कैसे रोक सकते हो वो भी बताता हूं, और ये डॉट्स को कैसे। अब देखो कैसा, कितना सिंपल सा कंसेप्ट है। ये जो बढ़ रहा है, मान लिया मैंने इसको, ये जो बढ़ रहा है एरिया, इसको आप कैसे रोक सकते हो, जो यहां तक पहुंच गया इसको आप कैसे रोक पाओगे। तो इसको रोकने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप इसको आगे बढ़ने से अगर आपको रोकना है तो यू जस्ट नीड टू प्लांट सम ट्रीज ओवर द एंड। आपको इन एंड्स पे कुछ प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। जब इन एंड्स पे आप प्लांट लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली जो मिट्टी है वो उड़ेगी नहीं, और उड़ेगी तो डस्ट इनसे टकरा जाएगी ना। डस्ट इनसे टकराएगी तो क्या होगा, वो हवा के साथ आगे बढ़ेगी नहीं, और जब ऐसा होगा तो ये इनका जो एरिया है वो लिमिटेड हो जाएगा। एम आई राइट। तो ऐसे में चाहे, अब देखो एक और चीज बताता हूं। अब सोचो यहाँ पे फ्लड आ रही हो, तो अगर यहाँ पे बाढ़ आ रही है तो क्या करेंगे, अगर बाढ़ आ रही है सीधी तो ऑटोमेटिकली ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो सकता है। बट क्यों ऐसा होगा, अगर यहाँ पेड़ पे, अगर ये चीजें क्या होती हैं, पेड़ से टकराती हैं, अगर ये पानी पेड़ से टकराता है तो ये क्या करेगा, इसको ये रोक लेगा, इसका जो फ्लो होगा उसको ये कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, तो ऐसे में हम फ्लड से भी बच सकते हैं, सूखे से भी बच सकते हैं, पानी जाएगा ही नहीं, बहेगा ही नहीं, वो एब्जॉर्वेशन हो जाएगा अर्थ में उसका। तो कई सबसे बेस्ट तरीका यही है, अगर आप इस तरह की नेचुरल क्लैमिटीज से अगर बचना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए। और ये जो पेड़ होते हैं हमें कई टाइप की चीज़ों से बचाते हैं, कई नुकसान से बचाते हैं, जो नेचुरली भी हमें हो सकता है या ह्यूमन मेड भी हो सकती है सच थिंग्स। ओके, तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। दिस पॉइंट नंबर 4 यू हैव अंडरस्टूड आई थिंक। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, पॉइंट नंबर 5 कहता है कि हम कोशिश करें कि हम इंक्रीज कर सकें फॉरेस्ट को, जो भी सोशल फॉरेस्ट्री है, अफॉरेस्ट्रेशन है ऑन द डिग्रेडेड लैंड। जिन लैंड्स को हमने, जो लैंड्स खराब हो गई हैं, डिग्रेड हो गई हैं, हम ट्राई करें कि यहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज से
यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज से हम क्या करें, वापस से एरिया मार्क करें जहां पर ट्रीज वगैरह हम ग्रो कर सकते हैं। वी मस्ट स्टार्ट डूइंग अफॉरेस्ट्रेशन, मतलब वहां पे हमें फॉरेस्ट को वापस से एक तरीके से इम्प्लांट करना पड़ेगा, वहां पे फॉरेस्ट हमें ग्रो करने पड़ेंगे, तब जा करके ये जो हमने एरियाज इतना वेस्ट कर दिया है, एंड द टारगेट वी आर टेकिंग दैट इज 33% टू कवर ऑल दैट एरिया विद द फॉरेस्ट, हम तभी अचीव कर पाएंगे जब हम जो भी खराब पड़ी ज़मीनें हैं उसको वापस से उपजाऊ बनाएंगे, डिग्रेडेड जो लैंड है उसको वापस से हम सोशल फॉरेस्ट्री वहां ग्रो करें या फिर अफॉरेस्ट्रेशन प्रोसेस वहां पर हम लेकर आए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो यहां पर बताया गया है कि हमें इंक्रीज करना चाहिए प्रोडक्टिविटी। जो भी देखो, मैं ऐसा तो नहीं है ना कि हम रूरल एरिया से सारे लोगों की डिपेंडेंसी इन फॉरेस्ट से हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते हम। तो व्हाट वी कैन डू, ठीक है, अगर आप लोग डिपेंडेंट हैं फॉरेस्ट पे, तो जितना, जैसे हमने एक पेड़ काटा है अगर हमारी नीड्स के लिए, तो ज़रूरी है हमें उसका सब्स्टिट्यूट स्टार्ट या तो हम कर लें ढूंढना, या फिर अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो उसके पैरेलल हमें कम से कम कुछ हम पेड़ लगा सकें जिससे कि फ्यूचर जनरेशन दे कैन फाइंड समथिंग फॉर देम। ठीक है, कुछ ना कुछ तो उनको मिले, अदरवाइज तो आप अपनी नीड्स को पूरा करने के चक्कर में सारे एक्सप्लॉयटेशन करते जाएंगे। तो आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ ना, आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की कोशिश करो। इफ यू आर हैविंग द टिम्बर, फ्यूल या फूडर या फिर जो भी फूड अवेलेबल है फॉरेस्ट में, अगर आप रूरल एरियाज में पीपल आर डिपेंडेंट ओवर देम, तो आप ठीक है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। आप आज अगर एक पेड़ काट रहे हो तो उसके साथ में फिर और चीज़ें और पेड़ उनके लिए लगाओ जिससे कि वो आगे बढ़ कर के आपको फिर फायदा दे सके। उसके पेस को आपको डबल करना पड़ेगा। साथ ही जो भी हम डिपेंडेंट है फॉरेस्ट पे, उनका मतलब ये काम होना चाहिए कि वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। साथ ही एनकरेज करें उन लोगों को कि आप वुड का सब्स्टिट्यूट ढूंढना शुरू कर दें, या वुड का सब्स्टिट्यूट आप ढूंढें, सो दैट हमारे पास से जो वुड फ्यूल है वो ख़त्म ना हो कभी भी। ठीक है, और अगर ऐसा होता जाएगा, आप पेड़ लगाएंगे नहीं लेकिन काटते जाएंगे, तो भैया मामला तो बिगड़ना ही है। अब ऐसे में द क्रिएटिंग ऑफ अ मैसिव पीपल्स मूवमेंट involving the women to encourage planting of forests, stop falling of trees, thus the reductions or reduce pressure on the existing forest। आपको क्या करना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर जो विमेन के लिए यहाँ पर बताया गया है कि विमेन हाउस होल्ड जो है रूरल एरियाज में, दे मस्ट बी लिटिल बिट मोर सेंसिबल टूवर्ड्स द नेचर, और इवन उनको ज़्यादा अवेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हाउस होल्ड वर्क सारा वही देखती हैं, तो उनको ज़्यादा अवेयर करने की ज़रूरत है। मास मूवमेंट हमें करने की ज़रूरत है, लोगों तक इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की हमें ज़रूरत है कि अगर फॉरेस्ट को लगातार एक्सप्लॉइट किया गया, काटा गया, तो अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा जब वो बचेंगे नहीं। और जब हम जानते हैं, तो ठीक है आप लोग पढ़े लिखे हैं, सब हम पढ़े लिखे हैं, तो हम जानते हैं कि ऐसे में हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। हमारे लिए ऑक्सीजन भी, अभी सोचो कोरोना वाले टाइम पे ऑक्सीजन की कितनी हमें नीड हुई। ठीक है, तो ऑक्सीजन सोचिए, वो तो ठीक है हमने मशीन से सब लोगों को प्रोवाइड कर दी जिनको ज़रूरत थी, हालांकि सब तक नहीं पहुंच पाई, बट फिर भी सोचिए एनवायरनमेंट में ऐसा ये नॉर्मल हो जाए, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाए तो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना हमारे लिए। सो दैट इज़ द कंडीशन कि हमें पेड़ों को गिरने से, काटने से रोकना पड़ेगा, पेड़ों को उगाने के लिए, प्लांटिंग करने के लिए हमें लोगों को प्रमोट करना पड़ेगा, और आप एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट पर इतना डिपेंडेंट ना रहें जिससे कि प्रेशर अननेसेसरी वहाँ पर पड़ने लगे। तो वो चीज़ भी हमें समझानी पड़ेगी, यहाँ पे विमेन को हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज विमेन कुड मेक पीपल मोर अंडरस्टूड अबाउट जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। अगर हम आपको अभी समझाएंगे या नॉर्मली कोई जाकर वहाँ गांव में स्पीच देगा ना, तो बहुत अजीब सी चीज़ हो जाएगी, दे विल नॉट अंडरस्टूड अबाउट। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बेटा वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ अपने आप में देखा जाए तो हमारे इंडिया का वाइल्ड लाइफ बहुत बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो डाइवर्स है। ठीक है, काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ यहाँ पर है। कुछ तो ऐसी स्पीशीज़ भी हैं जो शायद हमारे इंडिया में ही मिलती हैं, और इनका, जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हमारे यहाँ पर काफ़ी बड़ा, कितनी सारी स्पीशीज़ हैं, थाउजेंड्स में, 87,000 टाइप ऑफ। सो इसके अंदर आपने चाहे मछलियों को देखो, चाहे बर्ड्स को देखो, चाहे एनिमल्स को देखो, बहुत वैरायटी है, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ वी विल हैव। तो हमारे यहाँ की इंडिया के अंदर वेजिटेशंस के साथ साथ वाइल्ड लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा हेरिटेज है इसका भी। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे नेशंस के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं, जैसे मैंने आपको अभी फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, कि जो केवल इंडिया में ही मिलती है। ठीक है, और कुछ ऐसा भी कंडीशन है, जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, एक फैक्ट है, हालांकि अभी आप पढ़ेंगे भी उसको,
कि इंडिया के अंदर टाइगर्स और लायंस एक साथ केवल भारत ही है जहाँ पर इस तरह से दोनों चीज़ें या दोनों ये जो जंतु हैं ये हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाऊं तो नेचुरल हेरिटेज है हमारा ये। अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5% ऑफ ऑल नोन प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज ऑन द अर्थ आर फाउंड इन इंडिया। 4 से 5% तक जो भी स्पीशीज आपको आज तक डिस्कवर की है आपने, वो लगभग आपको इंडिया में मिल जाएगी। हमें लग रहा होगा ना 4-5% क्या बेटा, 4-5% पूरे वर्ल्ड के अंदर से जितनी भी स्पीशीज आज तक आपने डिस्कवर कर ली है वो हमारे यहाँ पर मिलती है। इसका मेन रीज़न हमारे यहाँ पर है कि हमारे पास में डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिटीज़ हैं, चाहे इकोसिस्टम की हो, चाहे फॉरेस्ट हमारे पास में हो। इवन आप देख लो ना, हमारे यहाँ तो सीज़न भी इतने डाइवर्स हैं। बहुत कम कंट्रीज ऐसी होती है जहाँ पे एक ही, मैं हमेशा से चीज़ बोलता आया हूँ कि यू आर वेरी ब्लेस्ड, वी आर एक्चुअली वेरी ब्लेस्ड कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे हर दिन एक दिन, जैसे अगर आपके अपने पास में सुपर नेचुरल पावर्स हों तो हम क्या कर सकते हैं। अगर आपको एंजॉय करना है, आज मुझे स्नोफॉल एंजॉय करना है तो हमारे पास में वो प्लेस भी है। आज मुझे गर्मी महसूस करनी है तो गर्मी वाला भी है। आज हमें बरसात देखनी है तो बरसात वाला भी है। लू वाला भी है तो हमारे यहाँ पे मावट वाला भी है। हर तरीके का हम वेदर एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, और आपको समुद्र के मज़े लेने हैं तो वो भी है हमारे पास में। एक ही देश, इतनी डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर इसने बताया कि दैट इज़ रिमार्केबल कि आपके पास में इतना डिवीजन्स हैं, इतनी डाइवर्सिटी हैं। साथ ही साथ इसी के कारण से यहाँ पर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज वी कैन फाइंड इन एनिमल्स। 2000 से ज़्यादा बर्ड स्पीशीज हैं, 2546 फिशेज, जो कि अप्रॉक्सीमेटली वर्ल्ड के टोटल जो भी फिश है उसका 12% है। बिटवीन 5 to 8% ऑफ द वर्ल्ड्स एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। आपके पास में लगभग 5 टोटल वर्ल्ड के अंदर जितने भी एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, हालांकि तो उनके बारे में जानते होंगे ना, जो पानी और धरती दोनों पर रह सकते हैं, जो रैंक के चलते हैं और जो बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, तो इस तरह की स्पीशीज जो भी वर्ल्ड के अंदर है उसका 5 से 8% तक हमारे इंडिया में आपको मिल जाएगा। इनका परसेंटेज, देश छोटा है, काम बहुत बड़े बड़े करता है भैया, तो इतनी डाइवर्सिटी है आपके पास में। साथ ही साथ देखा जाए अगर यहाँ, तो इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जो टाइगर और लायन एक साथ जहां पर मिल जाते हैं। हिमालयाज के अंदर भी काफ़ी ग्रेट रेंज ऑफ एनिमल्स देखने को मिलती है जो कि सरवाइव कर पाते हैं इतनी ठंडी कोल्ड के अंदर भी, मतलब इतनी ज़्यादा कड़ाके वाली ठंड के अंदर भी हिमालयन रीजन में सरवाइव कर जाते हैं। बहुत वाइड रेंज है हमारे पास में इस तरह के एनिमल्स की। हमारे पास में एनिमल्स की लॉट ऑफ स्पीशीज वी हैव, एज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। द एवरी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हैज़ अ रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम। तुम जानते हो, आपने लाइफ साइकिल पढ़ा होगा जिसके अंदर एक एनिमल किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंडेंट रहता है। बायोलॉजी के अंदर आप जब पढ़ते हो, नाइट्रोजन सिस्टम की बात कर लो या फिर जो भी आप इकोसिस्टम के अंदर पढ़ते हो, तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। इन सब का अपना अपना रोल है इकोसिस्टम के अंदर और इनका कंजर्वेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल है, क्योंकि अगर आपने किसी एक स्टेज में से किसी भी एक एनिमल को अगर गायब कर दिया तो फॉर श्योर ये जो बैलेंस है ये मतलब बेकार हो जाएगा। और जब ये ऐसा कुछ होगा तो बिल्कुल भी हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, सो यहाँ पर हंटिंग करना या पोल्यूशन एक सबसे बड़ा कॉज है इस तरह के एनिमल्स के लिए। कई सारे स्पीशीज तो ऐसे हैं बेटा जो खत्म हो गए हैं, बिल्कुल ही खत्म हो गए हमारे एनवायरनमेंट में, या स्पेशली इंडिया में देखने को मिलते ही नहीं है। जैसे चीता हमारे यहाँ पर मिला करता था पहले, अब चीता हमारे यहाँ पर नहीं है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, लेपर्ड को चीता बोल देते हैं, पर चीता एक अलग स्पीशीज़ है, जबकि लेपर्ड, तेंदुआ जिसको अपन कहते हैं, वो अलग है। तो चीता अमूमन आम भाषा में हम बोल देते हैं कि चीता हमारे यहाँ मिलता है, लेकिन चीता हमारे यहाँ नहीं मिलता, वो ख़त्म हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर बताया गया कि इन लोगों के लिए जो हंटिंग है वो बैन कर देनी चाहिए। पोल्यूशन जो है वो भी एक बहुत बड़ा कॉज है। जैसे फिशेज़ हैं, हम इतना ज़्यादा वाटर पोल्यूशन करते हैं जिसके कारण से दे आर नॉट सपोज टू टेक द ब्रेथ, इसके कारण से वो मर जाती हैं। इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्लोरास को एंड फौनास को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे कंट्री में गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। लगभग उन्होंने 18 बायोस्फीयर रिजर्वरीज बनाई गई है। ठीक है, बायो रिजर्वरीज इन्होंने बनाई जिसमें लोगों का मतलब लोगों को एक तो पहले चीज़ तो प्रमोशन मिलता है,
दूसरी चीज़, जहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल, उनको प्रोटेक्शन मिलता है, लोगों का वहाँ आना जाना बैन होता है और एक तरीके से टूरिज्म में भी बढ़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। 18 रिजर्वरीज बनाई गई कंट्री के अंदर अलग अलग जगह, जो मैंने होमवर्क तुम्हें दिया था तुमने नहीं किया, अच्छी बात नहीं हुई। 103 हमारे नेशनल पार्क है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा याद रख लेना। 103 नेशनल पार्क हैं, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और जियोलॉजिकल गार्डन्स हर जगह पर सेटअप किए गए हैं, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये हमारे नेचुरल हेरिटेज को बनाने के लिए या बनाए रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका देखो मेन काम क्या होना चाहिए, जब भी कोई होमवर्क आपको दिया जा रहा है, इफ़ यू आर टेकिंग क्लासेस ऑनलाइन, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट वॉट एवर द टास्क हैज़ गिवन टू यू या वॉट एवर द होमवर्क इज गिवन टू यू। सो इफ़ यू विल डू दैट, इट विल गिव यू बेनिफिट फॉर श्योर। अगर आप उसको इग्नोर कर देंगे तो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अटेंटिव हो जाएं और क्लासेस पूरी वॉच करें। वी आर डूइंग रियली हार्ड वर्क फॉर यू, आपके लिए मेहनत हो रही है, तो उसका थोड़ा सा बेनिफिट हमें भी मिले, आपकी मेहनत हमें दिखे, एंड वी कैन से प्राउडली कि हाँ ठीक है, हमने आपको पढ़ाया है, हम प्रेजेंट नहीं थे आपके सामने, बट वी हैव गिवन आवर बेस्ट टू मेक यू द बेस्ट, ठीक है। थोड़ा सा उसके लिए हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, हम भी करेंगे नो डाउट, उसके लिए हम रेडी हैं। तो अब कैसे आप इन रिजर्वरीज के साथ या इस तरह का कैसा इनिशिएटिव आप लें कि एनिमल्स को, प्लांट स्पीशीज को आप कंजर्व कर सकते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। कुछ ऐसे भी हैं जो आज ख़त्म हो गए हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण से ख़त्म होने के कगार पर हैं। तो व्हाट वी कैन डू, कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जो कि हमारे वाइल्ड लाइफ को डिक्लाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और हम इनको कैसे बचा सकते हैं वो भी हमें समझना ज़रूरी है। पहले तो ये समझो कि हमने कैसे इनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो पहला पॉइंट जो आ रहा है कि यहाँ पर हमारे इंडस्ट्रियल और जो टेक्निकल एडवांटेज या एडवांसमेंट हमने किया है, उसके कारण से हमने नेचुरल रिसोर्सेज को एक पीक लेवल पे जाकर के वी हैव एक्सप्लॉइटेड दैट, ठीक है। आपको हर जगह पर हमने साज सज्जा के लिए, डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के लिए, या फिर हमारे जो फर्नीचर के आइटम्स हैं उसको बनाने के लिए इतने सारे पेड़ों को काट दिया है, और इतना वेस्टेज ऑफ हम जो वुड होता है वो करते हैं, जो शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक बार सोच के देखें, हमारे घर में कितनी सारी लकड़ी का सामान आपको देखने को मिलता है और कितना सारा हर बार वेस्ट होता है। ये सारी वुड आती कहाँ से हैं? जंगलों से ही तो आ रही है, हमने विदेशों से तो इंपोर्ट नहीं किए ना। तो ऐसे में कितनी लकड़ियाँ हम काटते हैं, और एक पेड़ को इतना बड़ा होने में कितना टाइम लगता है। तो सोचो हमने जिस पेस से इसको काटा है उसको कितना टाइम लग जाएगा हमें रिकवर करने में। तो पहला तो यही है कि इंडस्ट्रियल हो गया और टेक्निकल हो गया, तो इनके एडवांसमेंट के लिए हमने एक्सप्लॉयटेशन किया है फॉरेस्ट रिसोर्सेज का। अब केवल फॉरेस्ट रिसोर्सेज में वुड ही नहीं है, इसके अंदर जो भी चीज़ हमें मिलती हैं उन सब का हमने यूज़ किया है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर मैं बात करूं तो मोर एंड मोर लैंड्स क्लियर की जा रही है एग्रीकल्चर के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए, लोगों को वहाँ पर बसाने के लिए, रोड्स के लिए, माइनिंग के लिए, रिजर्वरीज बनाने के लिए। बट ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसका एग्रीकल्चर है और दूसरा ह्यूमन सेटलमेंट्स, ठीक है। ये दो बहुत बड़े कॉज हैं। ज़मीन बच नहीं रही है, पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों को तो सेटल करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या करेंगे? जहाँ पर जगह मिलेगी वहीं पर रहना शुरू कर देंगे। तो फॉरेस्ट सबसे सही जगह मानी जाती है। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट एकांत एरिया है, बिना पैसा खर्च किए आपको वहाँ ज़मीनें मिल जाती है। तो ऐसा ही एक्सप्लॉयटेशन वहाँ किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, यहाँ पे जो प्रेशर है फॉरेस्ट पे वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम लोग ओवरली डिपेंडेंट हैं फूडर्स के लिए, फ्यूल वुड के लिए, और कंटिन्यूसली हम क्या करते हैं, लोकल जो पीपल है वो एक्सप्लॉइट कर देते हैं, छोटे छोटे मतलब लकड़ियाँ काटना शुरू कर देते हैं, जो भी उनका बेसिक सा भी नीड है। तो जाके जो भी नया पेड़ है या जो भी पुराना नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ऑक्सीजन जो जनरेट कर रहा है, उन्हीं पेड़ों को हम काट देते हैं। एक और सबसे बड़ा पीछे इसके कॉज क्या है, हमें पता ही नहीं होता कि कौन सा पेड़ हम काट सकते हैं, ठीक है, वो भी पता नहीं है हमें। हम ग्रेजिंग पीक मतलब बहुत बड़े पैमाने पर ग्रेजिंग करवाते हैं। तो जो छोटे एनिमल्स मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो छोटे कोपल्स होते हैं, कोपल्स या फिर मैं कहूँ छोटे पौध जो होते हैं, पौधे, वो क्या हो रहे हैं, ग्रो हो रहे होते हैं, उनको भी वो क्रश कर देते हैं या फिर उनको खा जाते हैं, जिससे कि वो कभी भी कन्वर्ट नहीं हो पाते पेड़ में, और इससे हमारे वाइल्ड लाइफ पर काफ़ी बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ग्रेजिंग ग्राउंड्स अलग होने चाहिए। आप उनको फॉरेस्ट में ले जाते हो तो कभी भी फॉरेस्ट रिकवरी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जितना ज़्यादा ह्यूमन इंटरफेरेंस वहाँ पर होगा ना, उतना भी हम एक्सप्लॉयटेशन करेंगे ज़्यादा, ऑटोमेटिकली एक्सप्लॉयटेशन होगा, ह्यूमन एक्टिविटी जैसे इन्वॉल्व हो जाती है। तो
फॉरेस्ट के अंदर कई बार ऐसा भी होता है कि फायर लग जाती है, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर के दौरान हो या फिर और किसी कारण से। तो यहाँ पे फायर भी एक बहुत बड़ा कॉज होती है जिसके कारण हमें नुकसान देखने को मिलता है। हंटिंग भी एक और कारण है जिससे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हंटिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस जो एज ए स्पोर्ट्स देखा जाता है। जो भी एलिट क्लास है, एलिट मतलब रिच सेक्शन है, वो हंड्रेड्स ऑफ एनिमल्स दे कैन हंट, दे डू हंटिंग, एक स्पोर्ट बना लिया है इन्होंने। तो ऐसे में नॉर्मल जो स्पीशीज़ हैं उन लोगों को, मतलब जो स्पेशल हैं वो भी मारी जाती है, नॉर्मल है वो भी मारी जाती हैं। और ऐसे में हालांकि ये तो देखो थोड़ा सा मतलब इनह्यूमन एक्टिविटी भी है ना, कि अपने मौज के लिए, अपने शौक के लिए आप बेकसूर जो जानवर उनको मार रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि ये चीज़ बैन होनी चाहिए। अब तो ये एक तरीके का कि कॉमर्शियल एक्टिविटी भी बन गया है। कॉमर्शियल एक्टिविटी मतलब जैसे किसी लैंड एरिया पे काफ़ी डाइवर्सिटी अगर देखने को मिलती है तो उस पर इस तरह के स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाता है जिसमें जो रिच सेक्शंस हैं दे कम एंड दे इंजॉय एंड दे डू सच काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो इनको कैसे रोक सकते हैं हम, कौन से स्टेप्स हैं जो हमें उठाने चाहिए, एंड तो उसके लिए तो आप सिंपल सी बात है, उसके लिए इंडिया के अंदर क्या क्या किया गया है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन या रिजर्वरीज बनाई गई हैं, कुछ ऐसे पार्क्स बनाए गए हैं, नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं जिसके थ्रू लोगों का वहाँ पे आना जाना बंद किया जाए, लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में समझाया जाए। इवन ये 10th क्लास में जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसके पीछे भी एक बैकग्राउंड स्टोरी यही है कि आप थोड़े से सेंसिबल बन जाएं अपने टास्क को लेकर के, अपने कामों को लेकर के, बिकॉज यू आर द फ्यूचर सोसाइटी। और ऐसे में आप अगर इन सब चीज़ों के लिए अवेयर हैं कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत, तो फॉर श्योर वन डे विल कम जब हम इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशंस इंडिया में कैसे काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि 18 बायो रिजर्व्स हमारे यहाँ पर हैं, एंड इनका मेन काम यही है कि हमारे यहाँ पे ये प्रोटेक्शन करे फ्लोराज और फौना की। 4 आउट ऑफ दीज, सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल, नंदा देवी इन उत्तरांचल, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु और नीलगिरीज इन केरला कर्नाटका तमिलनाडु, ये वो जगह है जहाँ पे वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड की सबसे बहुत बड़ा बायो रिजर्व पार्क्स या बायो रिजर्वरीज बनाई गई है। इसी के चलते इनको जो वर्ल्ड की बायो रिजर्वरीज है उसमें भी इंक्लूड किया गया है। मतलब यहाँ काफ़ी डाइवर्सिटी भी है, पैमाना भी बहुत बड़ा है और एक जो एरिया भी बहुत बड़ा है। इसके अलावा इनिशिएटिव भी काफ़ी बड़ा है, इसलिए इनको टोटल 18 में से 4 को वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइज किया गया है। फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाता है। जो भी बोटेनिकल गार्डन्स हैं, मतलब बॉटनी से रिलेटेड या फूल पत्तियों से रिलेटेड जो गार्डन है, उन सब के लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस भी दिया जाने लगा है गवर्नमेंट के थ्रू 1973 के आसपास से। टाइगर प्रोजेक्ट, राइनो प्रोजेक्ट या फिर जो इंडियन बस्टर्ड्स, या फिर आप ऐसे कहो कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि एक टाइप ऑफ बर्ड होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह के कई सारे प्रोजेक्ट चलाए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, सो दैट केवल एक ही नहीं और भी बहुत सारे एनिमल स्पीशीज़ हैं उन सब के लिए, सो दैट हम क्या कर सकते हैं, इनको बचा सकते हैं। इन्हीं सब पॉइंट ऑफ व्यू से 103 नेशनल पार्क्स, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और काफ़ी सारे जियोलॉजिकल गार्डन्स, या फिर आप बोटेनिकल गार्डन्स के बारे में बात करें तो ऐसे काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू लिए गए हैं। इनका मेन इंटेंशन क्या है, इन रिजर्वरीज को बनाने का मेन इंटेंशन है इस डाइवर्सिटी को हम मेंटेन कर पाएँ। ठीक है, और सिंपल सी बात है, इन सब का मेन इंटेंशन एक ये भी है कि हमारे यहाँ पर कई सारे ऐसी स्पीशीज़ हैं जिसको देखने के लिए बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं। अगर आपने इस तरह की रिजर्वरीज नहीं बनाई तो उनको कोई ऐसा प्लेस नहीं मिलेगा जहाँ पर वो इनिशिएटिव ले सकते हैं और जाके देख सकते हैं। तो हमें टूरिज्म से ही, क्योंकि आप जानते हो कि काफ़ी ज़्यादा इनकम होती है, तो एक पंथ दो काज, टूरिज्म में बढ़ेगा हमारा और इनको हम प्रोटेक्शन भी दे पाएंगे। तो ये लगभग हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो जाता है। एक छोटा सा टॉपिक जो कि कुछ एक्स्ट्रा में है, तो थोड़ा सा आप दिमाग में रखें कि जो बायो रिजर्वरीज हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, वो क्या है। देखिए, कंजर्वेशन, डेवलपमेंट, रिसर्च एंड मॉनिटरिंग, इस तरह से पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर ये थोड़ा सा एक काम किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे कि पहले तो कंजर्वेशन की बात की जाती है, बायोडाइवर्सिटी में इकोलॉजिकल सिस्टम आ जाता है, स्पीशीज आ जाते हैं, जीन्स आ जाता है। इसके अलावा इनका डेवलपमेंट होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर फ्यूचर वी विल डू। ठीक है, इनको आप अभी जैसा देख रहे हो, इसको आप यूज़ भी करना है अगर आपको तो यूज़ करो, बट सस्टेनेबल फॉर्म में। साथ ही साथ इनके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए वर्ल्ड लेवल पे। अब वर्ल्ड लेवल पर ऐसा कोई काम करने वाला कौन होगा, तो यहाँ पे यूनेस्को
एक तरीके से एम किया गया है, यूनेस्को डिसाइड करेगा कि कौन कौन सी जगह है जो कि इंपॉर्टेंट है, हेरिटेज है हमारे वर्ल्ड का। साथ ही यहाँ पर एक और बायोस्फीयर मैब प्रोग्राम भी यहाँ पर चलाया जा रहा है। बायोस्फीयर रिजर्व एम इसका यही है कि आप 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें, कि कंजर्वेशन कर सकें, डेवलपमेंट कर सकें और रिसर्च एंड मॉनिटरिंग कर सकें, सो दैट यू कैन प्रिजर्व ऑल सच थिंग्स। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर अपना कंप्लीट किया और क्लास 9th का कोर्स भी। मैप वर्क हमें पढ़ना है, मैप एक हमारा पार्ट अलग से रहेगा इसके लिए, जिसमें हमने जितने भी टर्म 2 के लिए जो मैप हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। और अब कोशिश ऐसे करेंगे कि हम कुछ कंसेप्ट लेकर आएँ, नेक्स्ट एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें लेकर आएँ जो कि आपके 9th क्लास से जुड़ी हुई हो, ठीक है, आपकी जनरल नॉलेज को इंक्रीज़ करने वाली हो, और एनटीएससी का कोर्स आप पैरेलल कर सकें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे आप में से जो क्लास 10th के अंदर एनटीएससी इनिशिएट करेंगे, तो एनटीएससी के बेनिफिट आपको मिल सकें, एनटीएससी के लिए आप एक्स्ट्रा पढ़ सकें। तो उसके लिए हम ट्राइंग करेंगे कुछ ऐसा कि वी विल गिव यू सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा नॉलेज, सम काइंड ऑफ एनटीएससी से रिलेटेड जो कोर्स होगा वो सारी चीज़ें। सो हमारा कोर्स जो है ऑफिशियली कंप्लीट होता है आज, और आई एम रियली हैप्पी दैट आई हैव कंप्लीटेड दैट वन। सो थैंक यू सो मच। आप इस तरह से लेक्चर्स देखते रहें हमारे, कोई प्रॉब्लम आए तो हमसे कांटेक्ट करें, हमसे पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई चीज़ों के साथ में। मैप वर्क ज़रूर कंप्लीट करेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।